से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। पीओके से भारत में मिलने की आवाज उठी है। गिलगिट बाल्टिस्तान से भारत के साथ मिलने की आवाज उठी है लोगों ने, और लोगों की संख्या 100,000 10,000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों ने कहा है कि हम दिल्ली से मिलने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारी नहीं सुनी। पहले तो आप सुनिए क्या कुछ पीओके में कहा जा रहा है, किस प्रकार से दिल्ली से मिलने के नारे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत के साथ मिल सकते हैं। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। सर एक बड़ा अहम मुद्दा था, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एक दिन पाकिस्तान टूटेगा और हो सकता है 4 हिस्सों में पाकिस्तान टूट जाए, और फिलहाल पिछले 1 साल से कुछ हालात ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान से जो आवाज उठ रही है सर कि या तो आप हमारी बात सुनो, हमारे नेताओं की रिहाई करो, नहीं तो हम श्रीनगर जा रहे हैं, कारगिल जा रहे हैं दिल्ली से मिलने के लिए। किस प्रकार से इस ऐलान को देखें जहां पर लाखों की हिसाब से जनता हो और वो कह रही हो कि हम तैयार हैं हिंदुस्तान से मिलने के लिए। जी हाँ, अभी पाकिस्तान में ऐसी हालत है कि जनता, आम जनता, अवाम बहुत ही नाराज है अपनी सरकार से। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में धर्म के बेसिस पर एक अवाम को पीछे रखा गया है। शुरू के दिनों से ही पाकिस्तान में क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियाज, सिख और पारसी को एकदम कोई इज्जत नहीं दी गई। और तो और वहां के जो मुस्लिम मेजोरिटी है पंजाबी कम्युनिटी में, सुन्नी मुस्लिम जो हैं, वो कई बार तो ये कहते हैं कि शिया लोग, इस्माइली या बोहरा, उनको भी वो मुस्लिम मानने से मना कर देते हैं। तो इसी का एक आउटकम ये है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, हुंजा, स्कार्दू, वहां के लोग तो ज्यादातर शियाई हैं। और तो पाकिस्तान के जो पंजाबी कम्युनिटी है वो उनको हमेशा एक नीची नजरों से देखती रही है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी वहां पर डिप्लॉयड है, और उनका जो लोकल लेवल पर वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार है वो सही नहीं है। इसीलिए आजादी के बाद से ही गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, देखिए जो हुंजा लोग हैं बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। स्कार्दू के जो लोग हैं बहुत ही टफ और हार्डी हैं। वो हमेशा से ही ये समझते रहे हैं कि उनका मिलाप भी जियोग्राफिकली और सोशल लेवल पर रोटी बेटी का रिश्ता जो हमारे हिंदुस्तान का एरिया है, जैसे बारामूला, कारगिल या लद्दाख, उनके साथ हमेशा से ही ज्यादा रहा है। तो क्योंकि वो हमेशा भारत के ज्यादा पास रहे हैं, तो अब जब पाकिस्तान की सुन्नी डोमिनेटेड आर्मी और पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिशियंस उनको तंग कर रहे हैं, उनके नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं, तो परेशान है। और अब बोलते हैं कि वो भारत में जाकर ज्यादा खुश रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो भारत के साथ मिलकर रहेंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज और जो बड़ा अहम पॉइंट है समझना चाहता हूं आपसे। अगर मैं 1970 के आसपास पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में चला जाऊं तो कुछ इसी प्रकार की आवाजें बांग्लादेश में उठना शुरू हो गई थी पूर्वी पाकिस्तान में, और इंडिया ने उन आवाजों को हवा दी। क्या अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि पीओके की बात रक्षा मंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, एनएसए भी करते हैं, गृह मंत्री भी करते हैं, तो क्या इन आवाजों को हवा देने का वक्त आ चुका है? हाँ, सवाल सही है, थोड़ा सेंसिटिव है, और भारत सरकार इसी सवाल से बचना चाहती है। जी। फॉर्मली, ऑफिशियली भारत सरकार ऊपर से लेकर श्री अजीत डोभाल तक कोई भी ये नहीं एक्नॉलेज करेगा कि भारत सरकार वहां पर ऐसी भावनाओं को पाकिस्तान में हवा दे रही है।
ऐसी भावनाएं पाकिस्तान में पीओके में, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाल्टिस्तान में या गिलगित में या बलूचिस्तान में ऐसी भावनाएं खैबर पख्तूनख्वा में बीच बीच में तूल पकड़ती है। मजे की बात है कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से ही ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जारी करता है ऑफिशियली कि पाकिस्तान के दूर दराज क्षेत्र में ऐसी अलगाववादी भावनाओं को हिंदुस्तान हवा दे रहा है। उन्होंने तो हिंदुस्तान में कई बार हमारे रॉ का नाम ले लिया है। एक तो वहां पे पत्रकार थे, उन्होंने तो श्री अजीत डोभाल का नाम ले लिया है, और उन्होंने हमारे कुछ सिटीजन को भारतीय जासूस समझकर अरेस्ट भी किया हुआ है सालों से। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मामला अभी तक बहुत ही सेंसिटिव है। तो भारत ऑफिशियली वहां पे कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, नहीं क्या सर, मैं अग्री उस बात से। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या दखल अंदाजी करनी चाहिए? देखिए राजेश, क्योंकि अब हम एक मीडिया चैनल पे बात कर रहे हैं जिसको कोई 100 या 1000 या लाखों लोग देखेंगे, तो ऑफिशियली भारत को वहां कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकली एक्सेप्टेड बाउंड्री है, हम तो इंटरनेशनल बाउंड्री और काफी हद तक एलओसी को भी मान चुके हैं। तो उसके उस तरफ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानना चाहिए। दोनों ही देश डेमोक्रेसी हैं। तो सरकारी तौर पर और ओपन मीडिया में तो मैं यही कहूंगा कि भारत को वहां पर कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कि मैं एक चीज और, क्योंकि आप बहुत अच्छी पकड़ पाकिस्तान पे रखते हैं, और मैं ये समझना चाहूंगा कि एक मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान भारत के लिए सही रहेगा, या टुकड़ों में बंटा हुआ, 4 टुकड़ों में बंटा हुआ पाकिस्तान भारत के लिए सही रहेगा सब? हाँ, देखिए, जो लोग भी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, इतिहास स्टडी करते हैं, और अभी भी जो लोग जितने स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस स्टडी करते हैं, सबको एक ट्रेंड मालूम है कि एक टूटा फूटा पड़ोसी बहुत ही खतरनाक होता है। अब तक दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे कि एक टूटा फूटा पड़ोसी, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो टूटा फूटा हिस्सा इराक का हो या अफगानिस्तान का ही हो जहां पे कि अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है, टूटा फूटा पड़ोसी कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो वो खलबली मचाए रखता है। क्योंकि कई बार तो उनकी चाहे टूटा फूटा पड़ोसी की सरकार भी चाहे कि स्टेबल हो जाए, अच्छे रिलेशन रखें, लेकिन उनका नीचे की तौर पर जो धड़े होते हैं उन पे कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल, होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं होता, तो वो घुस आते हैं। तो हम एज ए मैच्योर नेशन और एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो। अगर पाकिस्तान मजबूत है तो भारत उसके साथ मजबूती से डील कर सकता है। आज अगर पाकिस्तान 4 या 8 धड़े में बदल गया तो हम तो हर जगह पे अपना डिप्लोमेटिक मिशन ही खोलते रहेंगे, और 8 जगह पे मिशन खोलेंगे, काउंसुलेट खोलेंगे, हर काउंसुलेट में हर रोज बम फटता रहेगा। तो एक पाकिस्तान हमारे लिए दरकार है। ठीक है, बस एक आखिरी टिप्पणी छोटी सी चाहूंगा। गिलगिट बाल्टिस्तान की इस आग, इस चिंगारी को किस रूप में देखेंगे आप? क्या आने वाले वक्त में आप ऐसा देख पा रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक जन सैलाब उठे और कहे कि अब हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमने दिल्ली के साथ मिलना है सब? हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक एराना में अगर देखें, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन में देखें, तो अभी चीन ने सीपीईसी का जो रास्ता बना लिया है पाकिस्तान तक, वो चीन के शिनजियांग से गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए कराची ग्वादर तक जा रहा है। चीन ने उसमें अरबों खरबों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं और एक स्ट्रेटेजिक रास्ता हो गया है। तो मेरे हिसाब से एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो जाए, चीन गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है, स्कार्दू का एरिया है, उसको चीन पाकिस्तान से अलग नहीं करने देगा। चीन वहां पर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हर तरह से मदद करेगा, क्योंकि सीपीएसी का जो है चीन के लिए लाइफ लाइन, भविष्य में जिंदा रहने का, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेने का एक तरीका है। जी सर,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीजों को इतनी बारीकी से आपने समझाया, मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद राजेश।